नमस्ते भारत। आप सभी दर्शकों का आज के पॉडकास्ट में फिर स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं फिर एक महिला शक्ति अंजलि महेश्वरी जी, जो एक्स मेंबर ऑफ परमानेंट लोक अदालत हैं और उसके अलावा अपनी संस्था भी चलाती हैं, सनातन सेवा मिशन ट्रस्ट। और उसके अलावा भिन्न भिन्न संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, जैसे भारत तिब्बत समन्वय संघ के साथ जुड़ाव रखती हैं, वैश्य समाज हरिद्वार के साथ जुड़ाव रखती है और विभिन्न क्षेत्रों में एक महिला शक्ति, एक बुलंद आवाज़ के साथ जो हरिद्वार की महिलाओं के बच्चों के लिए हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ के लिए आगे बढ़कर समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी रूप से अपनी भूमिका निभाती हैं। और आज हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए संवाद में हमारे साथ आई हैं। अंजलि जी, संवाद में आने के लिए और हमारे दर्शकों के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद। धन्यवाद। आप कैसे हैं मैम आप? बहुत अच्छे। मैम, समाज सेवा, इस पर हम काफ़ी चर्चा करते हैं। इससे पहले काफ़ी पॉडकास्ट हम इस पर बना चुके हैं और आपकी प्लेट तो बिल्कुल फुल है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा पृष्ठभूमि आपके बारे में, दर्शकों को पता लगे कि कौन है अंजलि महेश्वरी। अंजलि महेश्वरी एक बहुत ही साधारण महिला ही हैं। जैसे सभी लोग होते हैं ऐसे ही हैं। हाँ, थोड़ा पृष्ठभूमि का फ़र्क पड़ता है कि जहाँ आपका बचपन गुजरा हो वहाँ का माहौल कैसा है, आपके माता पिता किस विचारधारा के हैं, आप टोटल ओवरऑल आप संयुक्त परिवार से हैं या आप अकेले परिवार से हैं, तो उन सभी चीज़ों का प्रभाव आपके जीवन पर ज़रूर पड़ता है। तो बेसिकली हम हापुड़ से हैं। हापुड़ में कुछ 2-4 परिवार होते थे रनाउंड, उनमें से एक हमारा परिवार है। हमारे दादाजी अपने समाज में अध्यक्ष रहे। हमारे जो पिताजी हैं, फादर हैं, वो भी अपने समाज में महामंत्री रहे महेश्वरी समाज के अंदर। तो उन सभी के साथ में रहते और बढ़ते, और साथ ही साथ हम वो एक सफल बिजनेसमैन भी रहे हैं। तो उन सभी के साथ में जब हम रहते हैं और उनकी हम जब बातें सुनते हैं अपने घर परिवार में, सारा दिन जो बातें होती हैं, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। बिल्कुल आता है। हर बच्चा अपने बचपन से इंस्पायर होता है। हाँ, और अपने बड़ों से इंस्पायर होता है जी। साथ ही साथ जब हमने संघ स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करी, 8th तक की मेरी शिक्षा दीक्षा आरएसएस स्कूलों में हुई है, तो वहाँ की भी एक अलग ही पृष्ठभूमि चलती है। उसमें अपने से ज़्यादा लोगों पर ध्यान कैसे दिया जाए या सामने वाले को हम कुछ भी अच्छा कैसे बता सकते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मैं आपको बीच में रोकते हुए एक बात बताना चाहूँगा। ये मतलब मेरा सौभाग्य है और इस संवाद का भी सौभाग्य है कि जब हम संवाद का पहला पॉडकास्ट शूट करते हैं, तो जब पहले पॉडकास्ट में देवी सिंह राणा जी आते हैं, जो संघ से एक जुड़ाव रखते हैं, 30-40 वर्ष की संघ आयु उनकी होती है। और जब वो संघ की विचारधारा और संघ के बारे में बात करते हैं तो एक अलग ही माहौल बनता है। उसके बाद बैक टू बैक 2-3 लोग आए, और ये ऐसा नहीं है कि मैं चिन्हित करके संघ वालों को लाता हूँ। एक जो संघ का तरीका है और जो एक चरित्र निर्माण का कार्य संघ में होता है, वो बहुत मतलब मुझे भी इंस्पायर वो करता है। आपको पता नहीं होता है कि हम संघ से हैं। असल में कार्य ही आपको उनके इंस्पायर करेंगे, और जब आप उनको बुलाएंगे तब आपको पता चलेगा कि वो संघ से ही जुड़े हुए हैं। एग्जैक्टली। अब थर्ड पर्सन है जो भी पॉडकास्ट के बीच में मुझे पता लग रहा है कि आप संघ से जुड़े हुए हैं। जी जी। तो आप कंटिन्यू करिए आपकी बात को। बस यही कहना है कि फिर जैसी हमारी विचारधारा हमारे बचपन में बनाए दी जाती है, कहीं ना कहीं हमारा सारा जीवन उससे प्रेरित रहता है। आप काफ़ी सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। सिडकुल के लिए भी आप बहुत काम करते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स को भी आप इंस्पायर करते हैं और मोटिवेशनल भी आप उनके लिए काम करते हैं। तो बैक टू बैक 1-to-1 एक एक संस्था से कि किस संस्था के साथ आपका क्या जुड़ाव है और उस संस्था की समाज कल्याण में क्या भूमिका है, और जो सी संस्था आप उठाना चाहें पहले वो आप पे निर्भर है। आप एक संस्था का नाम, फिर वो समाज कल्याण में किस तरह की भूमिका निभाती है, मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले हमारा जुड़ाव सेवा भारती से हुआ था जी। सेवा भारती जो है वो मलिन और निर्धन बच्चों के लिए जो बस्तियां होती हैं, उनमें उनकी संस्कार शिक्षा का कार्य करती है। तो वो शाम को 2 घंटे लगभग उन सभी बच्चों को इकट्ठा करके एक जगह पर उनका जो अपना विद्यालय का होमवर्क है, स्कूल का होमवर्क है, और प्लस जो उनको एक संस्कार मिलने चाहिए, अपने माँ बाप की बातें माननी है या उनकी आपको सेवा कैसे करनी है या अपने देश के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं, वो उनको बताते हैं। तो जो मेरा सबसे पहला जर्नी
रहा वो उन्हीं के साथ में रहा कि मेरे को महिला जिले के अंदर जितनी भी महिला शिक्षिकाएं थी सेवा भारती में, उन सभी का प्रमुख बनाया गया कि बहुत आप बढ़िया। इनको ट्रेनिंग दीजिए कि इनको क्या चीज़ देखनी है और आपकी देखरेख में ये सब लोग काम करेंगे। बहुत सुंदर। वहीं से ही फिर जो जर्नी स्टार्ट हुई तो संस्कार भारती से भी हम जुड़े। उसमें महिलाओं को जो भी हमारे पूरे वर्ष के 30 त्योहार हैं जिसमें भी महिलाओं की भूमिका अग्रणी रहती है, उसके लिए प्रेरित करना है कि हम अपनी संस्कृति को ना भूलें, हम अपने संस्कार को ना भूलें। बिल्कुल। उसके बाद हम वेलूर मठ से भी जुड़े, तो उसमें गांव-गांव जाकर के लोगों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना, उनकी आंखें टेस्ट करना, उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करना, फिर वो देहरादून जाकर के उनका ऑपरेशन कराना आदि सम्मिलित रहा। बहुत सुंदर। भारत विकास समन्वय संघ में जो ऊपर के लोग हैं उनके शायद बहुत बड़े वक्तव्य हो सकते हैं कि हम इसलिए इसमें काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ अपनी भूमिका जानती हूँ हर जगह पर। बिल्कुल सही बात। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता कि एग्जैक्टली ये लोग क्या काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा सब लोग कर रहे होते हैं, शायद उतनी सोच के हम हो भी नहीं पाते। सही बात है। हाँ, मेरी भूमिका थी मैं प्रदेश महामंत्री महिला विंग उसमें रही हूँ, और वहाँ के जो एमपी हैं, जो हमारे रायवाला के पास तिब्बतन स्कूल है, वहाँ की जो बस्तियाँ हैं, उन लोगों से मिलना, धुंदुप जी वगैरह से, और उन सबसे उनकी समस्याएं पूछना कि आप लोग क्या सोचते हैं भारत के बारे में, आप क्यों अलग मानते हैं, जो आपके मन में गांठें हैं आप उन्हें खोलिए, और हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक समान ही हैं। तो अगर उनको आवास की समस्या थी तो उनकी वो समस्याएं हमने सॉल्व कराई। उनको कहीं पर उनके साथ में कुछ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, उनको सेकंड सिटीजन की तरह देखा जाता था, तो हम उनको समझाते थे कि ऐसा कुछ नहीं, आप भी भारत का अभूतपूर्व अंग है। बिल्कुल बिल्कुल, भारत और तिब्बत एक ही है। भारत तिब्बत एक ही है जी। और उसके अलावा विभिन्न संस्थाओं से जुड़ाव रहा है, और अपने वैश्य समाज में भी एक महिला विंग की अध्यक्षा के रूप में मैं कार्यरत हूँ। उसमें हम कह सकते हैं कि एक सामाजिक ढांचे के साथ, जैसे कि हम सबको इकट्ठा करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ में तो बहुत जल्दी एकत्रित सब लोग हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा वैश्य समाज है इसमें जो महिलाओं की भूमिकाएं हैं वो घर तक ज़्यादा सीमित हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि सभी लोग साधन संपन्न हैं, तो वो महिलाओं को ज़्यादा आगे निकालने में विश्वास नहीं रखते। वो कहते हैं क्या ज़रूरत है, आप अपना घर संभालो, हम बाहर देख रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें महिलाओं की जो भूमिका होती है, उनको सिर्फ एकत्रित करना है ताकि वो एक दूसरे के सुख दुख में साथ में खड़े हो सकें। बिल्कुल। अपने 30 त्योहार जो हम भूलते जा रहे हैं उनको साथ में मना सकें। महिलाएं बाहर निकल करके घर के बाहर की भी कुछ दुनिया समझ सकें। उसमें उनका राजनीतिक रोल या कोई अदर रोल नहीं है। समाज सेवा करिए साथ में मिल करके, ताकि आपके क्या होता है ना कि एक टेंडेंसी है कि पुरुष कहता है कि आपके साथ में कौन जा रहा है। अगर वो कहेंगी मेरे साथ में वो जा रही है तो वो हमें पसंद नहीं है, वो कहेंगी वो जा रही है तो वो हमें पसंद नहीं है। लेकिन जब हम एक अपने समाज की एक महिला का नाम लेते हैं कि वो जा रही है, तो ठीक है भाई आप चले जाओ। तो इसी वजह से हमें एक सामाजिक रूप से भी महिलाओं को अलग से इकट्ठा करना पड़ता है। हालांकि मेरी ऐसी धारणा है कि कभी भी हमें समाज के हिसाब से चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमें वसुधैव कुटुंबकम के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। हमें कभी नहीं पूछना चाहिए कि आप किस समाज से हैं। हम महिला हैं बहुत है, क्योंकि पृथ्वी पर 2 ही तरीके की जातियां हैं, एक महिला और एक पुरुष। और भगवान ने उन्हें जाति पूछ के नहीं बनाया, लेकिन हम पूछते हैं। बहुत वजनदार बात है ये जी। आप रिपीट करिए एक बार। बहुत मतलब ये बहुत वजनदार बात है कि महिला और पुरुष 2 ही जातियां हैं, और बांट तो हमने दिया। तो हमने बांटे हैं। तो जो मेरा उद्देश्य रहता है कि महिलाओं को इकट्ठा करो या पुरुषों को इकट्ठा करो। लेकिन फिर जब हम ये वाली समस्याएं हमने देखी कि वो इसलिए नहीं आ रही थी कि वो थे साथ में, या वो इसलिए नहीं आ रहे थे कि वो थे साथ में, तो फिर हमने उनको सामाजिक हिसाब से जोड़ना शुरू किया। एक्चुअली मेरा तो उद्देश्य लोग जुड़े। अभी वो 4 जगह पे जुड़े हैं, फिर धीरे धीरे वो 2 पे आएंगे, फिर वो धीरे धीरे 1 पर आएंगे। बिल्कुल। लेकिन वो हम शुरू से ही उन्हें कह दें कि आप एक ही मंच पे आ जाइए, तो पुरुष प्रधान समाज है, ये आने नहीं देगा। महिलाएं तो आ जाएं। बात सही है। जब भी हम बात करते हैं महिलाओं की बराबरी की, ये प्रश्न मैं हमेशा पूछता हूँ। जब भी एक नारी शक्ति
मेरे साथ विराजमान यहाँ होती है पॉडकास्ट में, मैं हमेशा पूछता हूँ कि जब पुरुष समाज बात करता है महिलाओं की बराबरी की, तो हम बराबरी की बात क्यों करते हैं? हम महिलाओं को अपने आगे ले जाने की बात क्यों नहीं करते? असल में महिलाएं तो आगे ही थी। ये तो कुछ आक्रांता हमारे देश में आए और हमारा देश जो एक गुलामी में रहा 200 साल तक, इस वजह से महिलाएं पिछड़ गई। उसके बाद फिर देखिए, अगर आप और हम हैं और आपको लगे कि मैं किसी वजह से हम पीछे रह गए और आप आगे बढ़ गए, तो फिर आप चाहोगे कि ये अंतर कंटिन्यू रहे। फिर आपने फिर वो आगे नहीं आने दिया दूसरे बंदे को। ये हमारी ही अपनी गलत है। आप अगर देखेंगे महाभारत में राजा शांतनु ने जब गंगा से शादी का प्रस्ताव रखा, तो प्रस्ताव शांतनु ने रखा। प्रस्ताव किसको मिला? एक महिला को मिला। उन्होंने अपनी शर्तें लिखी कि जीवन में आप मुझसे कभी कुछ पूछेंगे नहीं, मैं कहीं पे भी जाऊं, कहीं पे भी आऊं, कुछ भी करूं, आप पूछेंगे नहीं। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा प्राचीन काल में महिलाएं आगे थीं, वो अपनी शर्त रखती थी। सही बात है। जब चंड-मुंड संहार की बात आती है ना, तो तब मातृ शक्ति ही याद आती है, तो माँ भवानी ही आके संहार करती है। तो ये तो हम ही ने ही किया। और ये ग्रेट एग्जाम्पल भी है, नया उदाहरण भी है। पुरुष जब जब परेशान हुआ है ना, तो तब तब वो महिला की शरण में ही गया महिला की शरण है, में चाहे गया। वो पत्नी रूप में हो, चाहे वो माता रूप में लेकिन हो। उसके बाद उसने उस चीज को फिर कंटिन्यू नहीं रखा। समय आने पर वो महिला की शरण में जाता है और जैसे ही उसका रोल पूरा होता हाँ, है, समय ठीक हुआ तो बस फिर वो कहता है ये अंतर था और ये हमेशा रहेगा। और मैं एक नहीं, सैकड़ों घरों के उदाहरण दे सकती हूँ। चाहे आपके घर के काम हो, या कोई आपकी पारिवारिक कुछ बातें हों, या आपकी मोहल्ले पड़ोस में बातें हों, या आपकी समाज में बातें हों, आप जब जब बोल नहीं पाए तो आपने महिलाओं को आगे कर दिया। और जब वो महिलाएं आकर के उन्होंने बोला, आपका काम बना या नहीं बना, लेकिन आपने सुविधा अनुसार उन्हें फिर से पीछे रहने दिया। बहुत सारे, बहुत अनगिनत घर, मतलब मैं 99% घरों में ऐसे ही बता सकती हूँ जहाँ पे महिलाएं अभी भी अपनी सोच को व्यक्त नहीं कर सकती। बस उनकी जरूरत उनको समय समय पे पड़ती है। एक तो महिला के साथ में तो जीवन जो है वो बड़ा खिलवाड़ी है, महिला का जीवन। अगर मैं सपोज अपनी ही बात करूं, तो मैंने बताया कि हमारे दादा ऐसे थे, हमारे पिताजी ऐसे थे, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में उन्होंने एक बात हमेशा डाली कि ये आपकी लाइफ नहीं है, ये आपका जीवन नहीं है। आपका जीवन वो होगा जो शादी के बाद आपको मिलेगा। तो अब आप ये देखिए कि 20 साल तक आप ऐसे घर में रहते हैं, वो चीज़ें सीख लेते हैं जो आगे आपके काम नहीं आनी, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि 20 साल के बाद आपको कौन से घर में जाना है, वहाँ पर ये परिवेश होगा, ये माहौल होगा या नहीं होगा। तो कितना बड़ा ये खिलवाड़ है कि आप एक बच्चा जो आपसे सीख रहा है, अगर वो लड़का होता तो उसी क्षेत्र में सर्वोच्च कर जाता, लेकिन अगर वो लड़की है तो वो उसे जीरो होना है 20 साल बाद। वो 20 साल बाद उसे जहाँ जाना है उसकी तैयारी भी नहीं कराई जा रही है कि हाँ जी फला घर में आपको जाना है और वहाँ पे ये रीति रिवाज है इस तरीके से, तो आप आज ही सीख लो। नहीं, वो भी नहीं पता है, कुछ पता ही नहीं है, सब अंधेरा डार्क है। अब जाने अनजाने एक बच्चा है, वो तो वही सीखेगा जो देखेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो जब आप वो चीज़ सीख जाते हो और सडनली आपका पूरा जीवन फिर चेंज हो जाता है, तो पुरुष उस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकता, कभी भी चाह के भी नहीं कर सकता कि कैसा हो कि अगर मैंने अपने पापा से जो सीखा हो या अपने परिवार में अपने यार दोस्तों से जो सीखा हो वो सडनली सब कुछ जीरो हो जाए और मुझे एक ऐसे शहर, दूसरे शहर में भेज दिया जाए जहाँ मुझे फिर से शुरू करना है। अब आप ये देखिए कि अगर आपका पति है, उसे 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो औरत है, वो अपना एक्सपीरियंस जीरो करके आ गई, तो वो हमेशा 20 साल पीछे तो वैसे ही हो गई। बिल्कुल। आज जो आप बात कर रहे होंगे, आपकी जो पत्नी आई है वो उस बात को समझ रही होंगी, नहीं ये तो आपने वो तो वैसे ही पीछे हो गई हैं। बहुत बहुत गहरी बात है ये, और ये मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ और समझ रहा हूँ वाकई बात सही है कि एक 20 साल जो हमने अपने परिवार के साथ गुजारा वो सब ज़ीरो हो जाएगा, गेट स्टार्ट फ्रेश। ये ऐसा ही कुछ हुआ, अब आपको नया जीवन नए लोगों के हिसाब से जीना है, पुराना कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ही, तो आप हमेशा उनसे 20 साल पीछे रहेंगे, वो हमेशा कहेंगे तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम्हें कुछ नहीं मालूम दुनियादारी, तुम रहने दो।
क्योंकि उन्हें उसके 20 साल पीछे तो इंटरेस्ट ही नहीं है ना कि वो क्या करके क्या आई है। करके आए हो उसमें इंटरेस्ट उसमें नहीं है। इंटरेस्ट ही नहीं है, वो जीरो था, आज भी जीरो है। तो ये जो फैसला है ना, ये मुझे लगता है कि वृद्धावस्था तक चलता है। पुरुष हमेशा यही कहेगा अपनी पत्नी को कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम, और ऐसा कभी नहीं है। अगर वो किसान की बेटी है, उसे किसानी अच्छी तरह आती है। सही बात है। अगर वो बिजनेसमैन की बेटी है, उसे बिजनेस का, उसका आईक्यू जो है वो वो कहीं देखा ना है, कहीं उसने उसमें फैमिली है, में तो देखा ही है ना। देखा है, वो कहीं ना कहीं समझती है उस चीज़ को, जल्दी पकड़ लेगी। लेकिन हम उसके पिछले जीवन को जीरो कर देते हैं और तो कई जानबूझ के कर देते हैं। कई बार परिवेश बदल जाते हैं। अब यहाँ पे हमेशा बदलते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे अगर वो इस घर में व्यापार है, दूसरे घर में जाके किसानी है, तो वो एक चीज डिफरेंट तो है ही। हमेशा बदलेंगे, हमेशा ही बदलेंगे। बहुत बहुत गहरी बात है मैम ये, और आपने बहुत ही संवेदनशील बात की है कि जीरो से स्टार्ट, फिर उसका, फिर हम उसको ये ताना देना कि तुम्हें कुछ नहीं कुछ आता है। नहीं आता। उसके बाद फिर देखिए, परिवार की जिम्मेदारी, एक पुरुष अपने माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा, सेवा नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसने तो रोटी कमाने जाना है। वो भी उस महिला की जिम्मेदारी। क्या एक पुरुष रोटी बना के रोटी कमाने जा सकता है? नहीं। लेकिन अगर हम महिलाओं की आज बात करें, वो मतलब दौड़ते 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 उनके पुरुष के पास आने के चक्कर में रोटी बनाती भी हैं, फिर उसे कमाने भी जाती हैं। जस्ट डबल मेहनत, और कि मैं किसी भी तरीके से बराबर आ जाऊं, वो 20 साल में कवर कर जाऊं। सिडकुल की संस्थाओं में आपका जाना रहता है, अक्सर आप महिलाओं से बात करती हैं, महिला कर्मचारियों से बात करती हैं, उनका जीवन कैसा है? क्योंकि पुरुष की दृष्टि से मैं तो जानता नहीं हूँ। महिला कर्मचारियों की बात करूं, बहुत बहुत ज़्यादा संघर्ष, विश्वास नहीं मान सकते हैं। कई बार तो चेहरे भी पीले पड़े होते हैं, क्योंकि उनके घरों में इतनी ज़्यादा, देखिए, कुछ सर्वेंट नहीं होते या इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती हैं कि वो बहुत प्यार से उठ रही हैं, बस अपना जॉब पे आ रही हैं और 8-10 घंटे की जॉब करके बाहर जा रही हैं, तो वहाँ उन्हें सब कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा है। जॉब ही देखिए आजकल 10,000 रुपये है वर्कर्स की, अगर हम देखें नीचे वर्कर्स की। किस लिए जॉब की उन्होंने? मैं कई बार उन लड़कियों से पूछती हूँ, आपने जॉब किस लिए की? ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपने जॉब की? चलिए, किसी के घर में मजबूरी हो सकती है, लेकिन हर एक के घर में नहीं हो सकती। तो उन्होंने मुझे बोला कि हमने अपने शौक पूरे करने के लिए जॉब करी, कि हम अपना, भाई अगर हमें मोबाइल अच्छा चाहिए, हम किससे मांगे? हमें कपड़े अच्छे चाहिए, हम किससे मांगे? या हमारा और भी कुछ सीखने का या घूमने का मन है, हमारे घर में इतने पैसे नहीं है कि हम किससे मांगे? मैंने कहा ठीक है, आपने जॉब की। आज आप मुझे बताइए, आप जो महीने के 10,000 रुपये कमाती हैं, क्या आपके उस शौक पे वो 10,000 रुपये खर्च हो गए? निकली तो शौक ही पूरे करने थी ना, क्या खर्च कर पा रही हो? सिंगल, आज तक मुझे एक लड़की ऐसी नहीं मिली, मैंने हजारों लड़कियों से ये सवाल किया है, वो कहती है कि हाँ, कि मैंने सारे पैसे अपने शौक पे पूरे करे और आज मैं खुश हूँ। वो कहती है नहीं, कुछ नहीं कर पाते मैडम, सब घर की ज़रूरतों में लग जाते हैं। मैंने कहा क्या जरूरत है भाई, रोटी आप पहले भी खा रहे थे, बिजली पानी आपके फादर या भाई जो भी करते होंगे वो करते होंगे, आपको क्या जरूरत है? क्योंकि महिला ही घर को घर बनाती है। कुछ नहीं है, सोफा है इसका कवर बदल दो, पर्दे हैं इन्हें बदल दो, मम्मी ने बहुत दिनों से कपड़े नहीं खरीदे, छोटा भाई है तू भी ले ले, छोटी बहन है तू भी ले ले। उसके बावजूद अगर उनके साथ कुछ भी हैरेसमेंट होता है फैक्ट्री के अंदर या किसी भी कंपनी या स्कूल या बैंक या हॉस्पिटल के अंदर, तो घर वालों का एक ही रिएक्शन, नौकरी छोड़ दो, आपने अपने शौक के लिए की थी, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। लास्ट फिर जीरो है महिला वहाँ पर आके, वो काम कर रही है, पैसे भी आप पे खर्च कर रही है, और आप ही 1 मिनट में ये कह सकते हो जरूरत क्या, हम रोटी तो ला ही रहे थे। पुरुष प्रधान, पुरुषों की आदत होती है, वो बहुत जल्दी चीज़ों को जीरो करने की जो आदत है, जानबूझ के है, आदत नहीं है, जानबूझ के है। हम दोस्तों की 10 समस्याओं से जूझ लेंगे, पत्नी की एक समस्या नहीं से जूझने के, उसे कहेंगे शांत बैठ जा, कुछ मत कर, और दोस्त को कहेंगे कर कर कर, हम हैं, तू आधी रात को आवाज़ लगाएगा, हम आएंगे। लेकिन अगर आपकी बहन के साथ कुछ भी हो जाता है ना, तो आप कहते हो बेटा नौकरी छोड़ो, घर में बैठो, किससे हम पंगा लेने जाएंगे तुम्हारे पीछे, हो सकता है तुम ही खराब हो। भरोसा। और आपका दोस्त की कहीं लड़ाई हो जाती है, भाई तू खराब भी हो कोई बात नहीं है, हम तेरे साथ खड़े हैं, तू बता कहाँ हो कि लेके आना है।
तो हमने जानबूझ के किया है। हम्म, हम सब चीज़ समझते हैं। ऐसा नहीं है एक इंसान दोस्त का दर्द समझ सकता है तो क्या वो अपनी बहन और अपनी पत्नी का दर्द नहीं समझ सकता है? दर्द तो समझ रहा है ना, भगवान ने वो ग्रंथि तो उसके दिमाग में बनाई है, लेकिन उसने जानबूझ के उसको ऐसे समेट दिया है, समेट दिया है। क्योंकि उसने अपने बाप दादाओं को यही करते देखा है। एग्जैक्टली। जो बदलाव आना है वो यही आना है कि दो ही जाति हैं जो भगवान ने बनाई हैं और दोनों ही बराबर हैं, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक ये दूसरे दोनों को बात समझनी पड़ेगी जी कि दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। जी। तो महिलाओं के लिए भी मेरी तो एक, मैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछती हूँ, देखो बच्चों, आज आप काम करते हो, 10 घंटे आपके अंदर कैपेसिटी है, कंपनी हो या कहीं पे भी हो, वो आपको काम तभी तक देंगे जब तक आपके शरीर में जान है। शरीर में जान है। आज आप अपने पैसे लाते हो, अपना स्थान ऊंचा रखने की चाह में आज आप घर में 4 पैसे खर्च कर देते हो जो अननेसेसरी हैं, मतलब जो जरूरत नहीं थे, क्योंकि आप पहले जब काम नहीं कर रहे थे तब भी घर में चीजें ऐसे ही चल रहा था, तभी भी हो रही थी। लेकिन आप सिर्फ अपना स्थान, क्योंकि लड़कियों को क्या है, हमेशा एक संघर्ष से जूझना पड़ता है कि हम अपने आप को ऊंचा कैसे लेके आए, तो उस स्थान को ऊंचा रखने के लिए आप अपने पैसे वहाँ खर्च कर देते हो, मैं मानती हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप 50 साल के हो जाओगे, जब आपके अंदर 10 घंटे खड़े होने की ताकत नहीं रहेगी बाहर की, आपको कौन करके देगा? प्रति व्यक्ति आय इतनी नहीं बढ़ रही है जितनी महंगाई बढ़ रही है। बिल्कुल। आपका बच्चा आपको नहीं खिला सकता बैठा करके 20 साल बाद, वो कहेगा माता जी महंगाई ही इतनी है, मैं अपना परिवार पालूं या आपके शौक पूरे करूं। शौक तो आपके जब भी रहने वाले हैं। हाँ, रोटी तो आप आज भी नहीं खा रही हो तो तब भी क्यों खाओगी? शौक रहे ना रहे, जरूरतें तो रहेंगी रहेंगी। जरूरतें रहेंगी, नहीं शौक भी होने चाहिए। इंसान क्यों मरे? समय से पहले क्यों मरना है? बड़ी उम्र के शौक बड़ी उम्र जैसे होते हैं, छोटी उम्र के शौक छोटी उम्र जैसे होते हैं, बिल्कुल। है ना? तो मैं बोलती हूँ कि ये पैसा जो आप 10,000 रुपये कमा रहे हो, ये आपको तब कैसे मिलेगा? बस मुझे इतना बताइए, उसके लिए आप पे क्या योजना है? मैंने कहा अगर मेरे को भी ये बात 20 साल की उम्र में समझ में आती कि जब मैं 50 की हो जाऊंगी तो मुझे बैठे बैठे पैसा कैसा आएगा, तो शायद आज मेरी ज़िंदगी और होती। सही बात है। लेकिन मुझे किसी ने नहीं समझाई ये बात। हम भी कमाते थे, खर्च कर लेते थे। सेम आप कर रहे हो, आप कमाते हो, आप भी खर्च कर रहे हो। तो 50 साल के बाद यही 10,000 रुपये आपके बैठे बैठे आपके पास कैसे आएंगे? आप उस विषय पे सोच के तब अपनी लाइफ को आगे सेट करिए। जोड़ना है जोड़ो, खर्च करना है खर्च करो, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखो, जब मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे, सबके पति अच्छे नहीं होते, सबके बच्चे अच्छे नहीं होते हैं। हाँ, आगे के जीवन का क्या है, किसने देखा है? आपका जीवन है, आप ही को अपना भविष्य तय करना है। जब आप पुरुषों की तरह काम पे निकले हो तो सोच भी पुरुषों की तरह ही रखो। अगर वो 4 जोड़ी कपड़े में 6 महीने निकाल सकते हैं तो आप भी निकाल सकते हैं। अपने पैसे को वो भविष्य के लिए बचाते हैं, बच्चों के लिए बचाते हैं, मकान बनवाते हैं, सब कुछ करते हैं। मूलभूत आवश्यकताएं कि अगर मैं नहीं भी रहूँगा तो ये कैसे चलेगा परिवार, हाँ, सब सोचता है पुरुष। तो आप क्यों नहीं सोचती हैं? आप क्यों सिर्फ अपने कपड़ों और मेकअप और ये घर सजाने तक ही सीमित हैं? अगर आदमियों की तरह काम करती हो तो फिर थोड़ी सी सोच भी आदमी जैसी लानी होगी थोड़ा। कुछ नहीं रखा है, किसके लिए आप इतना एक्स्ट्रा खर्चा कर देती हो? अपने लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए सिर्फ। तो इसलिए मैं हमेशा ही कहती हूँ कुछ ऐसी बचत करो कि 10,000 रुपये आप पे आए, आप पे कम से कम अपना 1 कमरे का मकान हो। कहते हैं ना कि यहाँ से निकाली गई तो कहाँ जाओगे, वो तो भाई का घर है। तो कम से कम 1 कमरे का मकान आपका अपना, आपकी उस उम्र तक होना चाहिए जब आपके हाथ पर चलने लायक ना हो। चाहे आप उसका रेंट खाओ, किराया खाओ, चाहे आप उसमें खुद रहो, जैसे भी करो। और अगर आप पे एक छोटी सी भी एसेट है, 50 गज की भी आप पे एसेट है ना, तो यकीन मानो आपके बच्चे भी बुढ़ापे तक सेवा ही करेंगे। सेवा ही करेंगे, सही बात है। वो एसेट का लालच तो बना ही रहेगा। क्योंकि जब अगर आपको अपनी सेवा करानी है तो आप कुछ तो ऐसा काम करिए इस समय। बहुत सही, बहुत सही। ये मतलब अच्छा, व्यवहारिक बात है। बिल्कुल व्यवहारिक बात है, अच्छा सुझाव है। उसके अलावा 2-3 संस्थाएं हमने कवर कर ली, और बताइए मैम। सर, आरएसएस के साथ आपने पढ़ाई की, आरएसएस की संघ की शाखाओं से भी आप जुड़ी रही, किस किस शाखा से और आपका जुड़ाव रहा है? मेरा सेवा भारती से रहा, संस्कार भारती से रहा, रामकृष्ण परमहंस की वेल्लूर मठ है उनसे रहा, विवेकानंद जी की,
और संपर्क विभाग में भी है, अभी मेरा संपर्क रहता है सभी से। और भारत तिब्बत समन्वय संघ भी आरएसएस की ही शाखा है। इसी तरीके से चीज़ों में रहा आज है। चलिए, अब आज के थोड़ा, अभी महिलाओं की इतनी सारी हमने बातें की, अभी हाल फिलहाल एक घटना हुई है, उस पर थोड़ी सी बात करना बनता है। और बात करना इसलिए नहीं बनता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, बात करना आज इसलिए बनता है कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए हमारी तत्कालीन सरकार ने 2 महिला शक्तियों को चुना। ये उस पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा जवाब था कि महिला शक्ति भी तुझे घर में घुस के मार सकती है। उस पे एक महिला की क्या राय बनती है? गर्व होता है, क्योंकि जब उन्होंने हमारे लोगों को मारा, उन्होंने जाति पूछ के मारा, धर्म पूछ के मारा, सॉरी जाति नहीं, धर्म पूछ के मारा। उन्हीं के ही धर्म की एक महिला देशभक्ति के कारण। और एक बहुत बड़ा फैसला था ये सरकार का भी, जी, एक बड़ा फैसला, बड़ा फैसला, एक उसी धर्म को चुनना। और क्योंकि हमारी सरकार में कभी भी ये सिखाया नहीं जाता है। और जो ये खासकर आरएसएस के हमारी- कहीं ना कहीं जी, आरएसएस के बिल्कुल। संस्कार हैं ये। जो तत्कालीन सरकार है उसमें कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता कि आप धर्म के कारण अपनी चीजें बदल दो। ये करारा जवाब था। और मैं सैल्यूट करती हूँ महिला शक्ति को। अगेन मैं वही कहती हूँ कि पुरुषों की बराबरी तक आने के लिए उन्हें हमेशा दुगनी मेहनत करनी पड़ती है, तो उन महिलाओं को भी दुगनी मेहनत ही करनी पड़ी होगी। उनके भी घर में बच्चे होंगे, ये परिस्थितियां उनके घर में भी रही, उनके घर में भी सब है। लेकिन मैं सैल्यूट करती हूँ उनके घर वालों को जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, उस मुकाम तक पहुंचाया। उस मुकाम तक नहीं, मैं कहती हूँ छोटा सा सपोर्ट भी घर वालों का महिला की जिंदगी बदल देता है। और अगर वही घर वाले उन्हें ना निकलने देते, फिर सारी की सारी प्रतिभा रखी रह जाती है, फिर विद्रोही होना पड़ता है। असल में प्रतिभावान इंसान तो कभी रुक नहीं सकता, फिर वो विद्रोही होता है। फिर उसके लिए घर वाले, समाज वाले सब बात मिलाते हैं। तो कितनी विडंबना है कि अगर मेरिट लिस्ट में भी व्यक्ति है तो उसे भी पहले बदनामी झेल के ही आगे जाना पड़ेगा। हम हर तरह से सक्षम हैं, हम हर तरह से हैं, लेकिन जब तक हम खुद को प्रूव नहीं कर देते, मतलब हमारे लिए कितना पूरा जीवन एक परीक्षा है कि जब तक आप प्रूव नहीं हो जाती हैं, जब तक आप फेलियर की कैटेगरी में हमेशा रहेंगी। और वहीं वो उनके घर का लड़का है, चाहे वो फेलियर ही चल रहा है, बट वो तो ऑलरेडी प्रूवन कहीं है। ना कहीं ये समाज की विडंबना है कि हमेशा नारी को ही अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। और हमेशा ये और आज मैं बस तक भी बना तहे हुआ है। दिल से, अपनी दिल की गहराइयों से सल्यूट करती हूँ महिलाओं को जो फौज में होती हैं, जो इस तरीके की जॉब्स में होती हैं जब उनका शरीर भी उनका साथ नहीं दे रहा होता है। एक तो होता है कि हम एक टीचर हैं, तो चलिए हम अपने कम से कम शारीरिक कष्ट के हिसाब से नहीं है, हम अपने मानसिक लेवल से हैं। लेकिन जो ऐसी जॉब हैं, एयरफोर्स हो गया, आपका नेवी हो गया, वहाँ पर क्योंकि भगवान ने जो संरचना बनाई है वो थोड़ी सी अलग है, महिलाओं की अलग है, पुरुषों की अलग है। इस बात में भी हम ये नहीं कहते कि दोनों को उसने एक सा बनाया है। उसके ऊपर जाकर के और कोई काम करना जबकि उन्हें जरूरत नहीं थी, वो हो सकता था किसी और क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकती थी और आरामदायक जीवन जी सकती थी। लेकिन उन्होंने वो क्षेत्र चुना जो उनके शारीरिक बनावट के हिसाब से बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था। तो सैल्यूट है दिल की गहराइयों से। और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे को, जो हमारी सरकार ने जो अग्निवीर जो चलाया, बहुत अच्छा, लोग समझ नहीं पा रहे थे इसको। असल में वो आपकी आत्मरक्षा के लिए चलाया कि आपके घर का एक व्यक्ति तो ऐसा हो। पुराने समय में ग्रामीण परिवेश में क्या होता था, एक परिवार में 4 बच्चे होते थे, तो ये पहले से प्रीडिसाइडेड रहता था कि एक बच्चा फौज में जाएगा। और ये खास तौर पे हरियाणा क्षेत्र में ये होता ही था जी। सबसे ज़्यादा सिपाही अगर कहीं से निकल के आते हैं तो वो हरियाणा से ही निकल के आते हैं। तो हरियाणा क्षेत्र में ये होता था कि एक जना फौजी बनेगा और ये बड़ा गर्व का विषय होता था। और मेरे खुद परिवार में ऐसे हैं, मतलब ये है कि जैसे उसने ज्वाइन किया ना, उसके बाद किसी ने उसको उसके नाम से नहीं पुकारा, फिर उसको फौजी बोलते हैं। और ये मतलब एक बड़ा कह रहे, जब हम बात करते हैं कि अरे फौजी आया क्या, कह रहा हाँ फौजी छुट्टी आया हुआ है, फौजी आया फौजी चला गया। तो एक
भय भी रहता है, एक गर्व का विषय भी गर्व है। का मेरा विषय खुद का मौसी का लड़का अभी वो अभी इसमें था, बाड़मेर बॉर्डर पे था, अभी तो पता नहीं कहाँ है, क्योंकि सबकी ड्यूटी इधर उधर हुई हुई है बॉर्डर पे। तो एक प्राउड मोमेंट है, एक प्राउड फील है। उस पे भी कुछ लोग जब मीम्स बनाते हैं कि उड़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो एक भय होता है। जिस परिवार से बच्चा गया होता है ना, उसके लिए भय होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब एक साजिश होती है मीम्स बनाना, मीम्स बनाने की एक साजिश ताकि है। आपके मनोबल को डाउन किया जाए। मीम्स आपने देखा होगा कोई भी अच्छे लोग नहीं बनाते, उनके पीछे वो ईंट गारो के वो कोई दीवार सी होती है और वो बना रहे होते हैं, तो उनसे वो पैसे दे करके काम कराया जाता है। पैसे दे करके। अब देखो सरकार है, सरकार अब एक पेरेंट्स है, सपोज दैट सरकार एक परिवार का मुखिया है, तो वो क्या अपने परिवार के बारे में ये सोचेगा कि मैं इसको मरने के लिए छोड़ दूँ? वो ऐसा रास्ता निकालेगा कि मेरा परिवार सेफ रहे। परिवार तो से यही सरकार है। अब सरकार किसी की भी हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आज की सरकार या जो चली गई उससे बात नहीं कर रहे। जो सरकार तत्कालीन है, कोई सरकार ये नहीं चाहती है कि मेरी हानि हो, हमारे सैनिकों की हानि हो। ये तो राजा महाराजाओं के टाइम से भी होता आया है। बिल्कुल बिल्कुल और बल दिखाने का मतलब अपनी सेना का सुहा कर देना नहीं होता है। बिल्कुल। बल दिखाने के चक्कर में अब कुछ लोग अगर 8x10 के कमरे में बैठ के फेसबुक पे कमेंट कर दें कि जी, सरकार को वो उड़ा दो, बहुत परमाणु बम गलत। चला दो। लोगों परमाणु ने, बम हाँ, देखो, जिन्होंने भी देखिए परमाणु बम की बात की, जो एक बार हम जानते हैं कि जापान में परमाणु हिरोशिमा हुआ था, हिरोशिमा हुआ था। में जो न्यूक्लियर बम गिराया गया था, और वो मतलब उस वक्त ये समझिए कि 10 सेकंड के अंदर टेम्परेचर 4000 पहुंच गया। देखो वो उस वक्त पहुंच गया था जब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी। कितना विनाशकारी होता है। और आज अगर परमाणु बम छोड़ा गया तो कम से कम 40,000 टेम्परेचर होगा। हम सब कुछ ही सेकंडों में धुआं होंगे, ना कोई न्यूज़ लिखने के लिए, ना कोई न्यूज़ बनाने के लिए, कुछ नहीं बचने वाला है। एक बहुत मतलब जो लोग बोलते हैं मुझे हंसी आती है। नहीं मैम, पता क्या है, ये ना हमारी सोच का कहीं ना कहीं किस हिसाब से हम सोच रहे हैं। एक तो ना हमने अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर लिया, हम वो फेसबुक और वो लोगों के उसमें ना उसी चाल में चलने लगते हैं। आज उनसे आप पूछिए क्या आप अपने बच्चों को अग्निवीर बना सकते हैं? सिर्फ 4 साल की ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं? वो कहेंगे नहीं दिला सकते। तो फिर आप परमाणु की बात कैसे कर रहे हैं? आप इतने समझदार कब से हो गए? हाँ देखो, सरकार के फैसलों पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, लगा रहे हैं, जो अपने घर के फैसले नहीं कर सकते। हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि अभी हम इतने ज़्यादा प्रतिभावान हुए हैं कि हम इतने बड़े फैसले के ऊपर कुछ भी अपने विचार दे सके। अगर हमने अपने माँ बाप पे भरोसा किया है तो हम उनके फैसलों पे बचपन से विचार नहीं दे सकते। सबसे बड़ी बात मैम एक चीज़ है, एक सरकार है, वो हमारा जनता द्वारा चुनी गई है। बिल्कुल। तो वो जनता द्वारा चुनी गई है, इट मीन्स वो खुद से तो बने नहीं है। तो इतने लोगों का बहुमत उनको मिला है, इतने लोगों की सोच और इतने लोगों ने हक दिया है। अगर मैंने भी वोट दिया, मैंने उसको हक दिया है फैसला लेने का। हाँ, सरकार के फैसलों पे आप प्रश्न करने का आपको संविधान अधिकार देता है, पर संविधान की सरकार के कार्य प्रणाली पर क्वेश्चन मार्क लगाने का अधिकार नहीं देता है। नहीं, आप क्वेश्चन मार्क लगाइए, लेकिन आपकी भाषा सभ्य हो। और फिर सेना, आप सभ्य भाषा में कहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो जवाब दे रहे हैं। लेकिन आपने ऐसा क्यों कर दिया? अरे मैडम पता क्या है, एक ये गलत हो गया। राजनीतिक स्तर इतना गिरता जा रहा है आज, मतलब भाषा की बात यहाँ छोड़ो, ऊपर लेवल तक हम अपने प्रधानमंत्री का नाम ठीक से नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। क्या मैसेज दे रहे हैं हम? मतलब सरकार तो छोड़ते हैं, हम तो अपने परिवार में अपने चाचा का नाम भी बिना जी लगाए नहीं लेते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। और एक असभ्यता के साथ हम और देशों के मंचों पे जाके, तो कई बार मुझे ऐसे लगती है कि सिर्फ राजनीति लोगों के दिमाग में इतनी रह गई है कि दूसरे पे क्वेश्चन उठा दो, बस ये राजनीति है। छीटा कसी करना, क्योंकि हमारे खुद के क्या काम है वो राजनीति नहीं है। अब दूसरे ने क्या काम नहीं किया या उसके करे हुए काम पे हम कैसे उंगली उठा सकें, ये राजनीति ज्यादातर लोगों में रह गई है। सबकी बात हम नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादातर। इसीलिए मैंने इस संवाद के मंच का जब की स्थापना की, तो मैंने ये मन से सोचा था कि इसको राजनीतिकरण नहीं दूंगा, राजनीति से थोड़ा दूर रखें। और मैं आपको बता दूं, संवाद हमने इसीलिए पॉडकास्ट स्टार्ट किया था कि जो समाज में एक्चुअल में चीज़ें हो रही हैं, एक महिला के जीवन को लेके जो बातें आज आपने बताई हैं, मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी।
कई सारी ऐसी बातें थी जो मैंने उस पहलू में जाके सोची ही नहीं, और मुझे कोई इसमें गिल्ट नहीं है कि कुछ चीज़ें मुझे भी आज प्रभावित आपने करके भी गई, नहीं सोची होंगी कभी। नहीं प्रभावित हाँ, करके गई। शायद कुछ चीज़ें मैंने भी अपने समकक्ष के अनुसार नहीं की करिए। जो मुझे क्योंकि हमें करनी पता ही चाहिए है। थी। देखिए, जब हमें किसी ने बताया ही नहीं, हमें बताया गया है कि ये पूरब है तो हम उसे ही पूरब मानेंगे। बिल्कुल। हमें पश्चिम तो पश्चिम की जगह ही पता है। तो अब समय थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि 50-50 से काम नहीं चलेगा। अब समय है कि पुरुष खुद महिला का हाथ पकड़ के कहे कि पहले आप हर चीज़ में उससे बेटर कर सकते हो। कुछ प्रथाएं तो बहुत ही गलत हैं। जैसे मैं ऐसे मानती हूँ, मेरी सोच हो सकती है, और हो सकता है कुछ बिल्कुल विरुद्ध ही जाने की बात हो रही हो, कि हमेशा एक स्त्री ही क्यों शादी करके पुरुष के यहाँ पर आए, किस लिए? आजकल सिंगल बच्चे या 2 बच्चे ही हो रहे हैं, हाँ। है ना? अगर वो अपने पेरेंट्स का बिजनेस संभालने के लिए कैपेबल है, और जिससे उसकी शादी हो रही है, मे भी हो सकता है वो कैपेबल हो, और मे भी हो सकता है वो कैपेबल ना हो, तो आप गुणों के आधार पे क्यों नहीं इधर का उधर कर लेते हैं? जब वो अपने ससुराल में जाके मान सम्मान पा सकती है, तो क्या आदमी अपने ससुराल में जाके मान सम्मान नहीं पा सकता? आपने कौन सा उसको सर पे बैठा के रखा है? उससे भी तो पहले दिन से झाड़ू पोछा करा ही रहे हो, क्योंकि इंसान तो वो भी है। फिर हम उसी को क्यों कह रहे हैं कि तुम क्यों जाके रहोगे ससुराल में? नहीं, जो कैपेबल हो, जिससे भविष्य अच्छा बन सकता हो, हमें वो काम करना है, ना कि हम स्त्री और हम पुरुष हैं, इस विषय पे हमें काम नहीं करना है। अब तभी अब महिला लड़कियां शादी नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं कर रही हैं? ऐसा नहीं है कि वो कमाना चाह रही हैं, नहीं, क्योंकि वो किसी ऐसे इंसान के साथ बंधना नहीं चाह रही हैं कि वहाँ पे उनके जीवन सब जीरो हो जाए। जो मैंने पहले बताया कि वो अपने 20 साल 30 साल वो जीरो नहीं करना चाह रही हैं। आप उनको जीरो मत करने दीजिए, तो देखिए फटाफट शादी करेंगी वो, क्यों नहीं करेंगी? सबको जरूरत है सबकी, सबको जरूरत है साथी की। वो शादी के बिना भी तो साथी के साथ ही हैं, अकेली थोड़ी हैं। बहुत सारी, क्योंकि शादी होते ही अधिकार जो है ना वो एक के पास पहुंच जाता है। इस चीज से महिला डरने लगी है। ये अधिकार क्या है? व्हाट इज अधिकार? मेरे जीवन का अधिकार आप कैसे ले सकते हो? सिर्फ इसलिए कि शादी हो गई तो हमें शादी नहीं करना, आप वैसे रह लो, दोस्त बन के रह लो, आप कोई भी अधिकार नहीं लोगे, और इसी तरीके से हम लाइफ जिएंगे। हाँ, वो एक अधिकार का जो भय है, जो जीवन का पैटर्न चेंज होने का एक भय है, ये कहीं ना कहीं, ये भय नहीं है, हकीकत है। ये हकीकत है, और ये लगभग 30 साल से लोगों ने झेली है, और 30 साल बाद अब ये रिजर्वेशन आया है। बिल्कुल सही बात है। बहुत बातें हैं एक महिला के जीवन पे करने के लिए, और मेरा संवाद में, पॉडकास्ट में आपको बुलाने का औचित्य मतलब यही था कि एक महिला के जीवन के बारे में हमने विस्तृत रूप से बहुत सारी बातें की, और ये छोटा विषय नहीं है, एक बड़ा विषय है। इस पे हम घंटों घंटों भी बातें कर सकते हैं। तो मेरा यही रहता है हमेशा कि हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से देखने वाले किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी अगर बदलाव आता है, एक पुरुष समाज, एक व्यक्ति भी अपनी समकक्ष को वो महत्व देने की कोशिश करता है, और उसके जीवन में, उसकी सोच में, उसके विचारधारा में बदलाव आता है, तो मेरा और आपका पॉडकास्ट के माध्यम से ये समय हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। बहुत अच्छा लगता है जब हम फैक्ट्री में दोबारा से जाते हैं किसी में, फिर वो बच्चे बताते हैं, मैडम मैंने इतने पैसे जोड़ दिए और मैंने किसी को नहीं बताया। मगर वो बताना मत किसी को, जो जोड़ो शांत रहो, पेट के गहरे बनो, क्योंकि लेडीज के बारे में कहावत है ना, वो पेट की गहरी नहीं होती। हाँ, जब घर पे कोई मुसीबत आए ना तो सबसे पहले बोलती है मेरे पास इतने हैं। हाँ, कितना चाहिए? हाँ, मतलब ये एक इमोशन भाव देखो ना। पति का जरा चेहरा डाउन हुआ, कुछ तकलीफ है, पैसे की तकलीफ है, मेरे पास इतने हैं। हाँ, उसको थी भी नहीं तकलीफ, वो तब से बोल देगी, लेकिन मैं फिर भी महिलाओं को बोलती हूँ थोड़ा पेट की गहरी बनो। अब वो गहरी थी, असल में वही कि बराबरी आने के चक्कर में वो हर चीज गड़बड़ा जाती है। मैं सोचती हूँ कि मैं बराबर आ जाऊँ, इसके लिए मैं क्या ना कर लूँ, तो मैं कई बार वो बातें भी कर जाती हूँ जो पुरुष कभी भी नहीं करता। बराबरी आने की चाह से कभी भी नहीं है। सहनशीलता, अगर संवेदना और सहनशीलता दोनों हैं मातृशक्ति में। हाँ। जब हम बात करते हैं ना भूमि, तो हम भूमि बोलते हैं, भूमि मातृशक्ति है। तो एक धरा, भूमि धरा,
ये मातृशक्ति की ही शक्ति है जो इस पूरे इतने बड़ा सिस्टम को संभाल के रखी है। तो मातृशक्ति कभी भी कमजोर थी ही नहीं। कमज़ोर नहीं थी, लेकिन हमने क्या किया कि बहुत सारी प्रथाओं में बांध दिया महिला को। बहुत सारे तीज त्योहार इन सब में हमने उसको लपेट दिया। तो कुछ महिलाएं उसके लिए बनी होती हैं, कुछ महिलाएं उसके लिए नहीं बनी होती हैं। जैसे हर पुरुष का एक अलग वो है, कोई आईटी के लिए बना होता है, कोई किसानी के लिए बना होता है। ऐसी महिलाएं हर एक अलग अलग बनी रहती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पुरुषों ने महिलाओं को एक ही सेगमेंट में बांध दिया। पुरुष एक सा काम नहीं कर सकते। कोई किराने की दुकान करेगा, कोई बैंक में मैनेजर ही करेगा, कोई ऑफिसर होगा, कोई आईएएस बनेगा। जैसे सब अलग अलग हैं, तो ऐसे महिलाएं भी सब अलग अलग हैं। आप उन्हें एक ही उसमें नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक ही उसमें देखते हैं कि अगर हमारी माँ ने ये किया तो बहू को भी ये करना चाहिए। उनकी सोच ये थी तो आपकी भी ये होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब दो भाई एक से नहीं हो सकते, एक सर्विस में जाएगा, एक बिजनेस करेगा, एक दो भाइयों के दिमाग एक से नहीं है, तो दो महिलाओं के दिमाग एक से नहीं है। बिल्कुल सही। तो हम क्यों नहीं उनकी चीज़ को पहचान करके उन्हें उस वक्त आगे बढ़ाते हैं? हम क्यों उन पे दूसरी चीज़ को कर देते हैं? एक मंदिर जाती है, आप नहीं जाती हो, देखो वो बहुत संस्कार वाली है क्योंकि वो रोज़ मंदिर जाती है, ठीक है, उसे वो पसंद है। तो दूसरे को हो सकता है कुछ और पसंद हो। लेकिन हम पुरुष हमेशा एक ही उस पर चलते हैं कि महिलाओं को ये काम करने हैं। हमने अलग अलग महिलाओं के हिसाब से उनको कभी भी काम दिए ही नहीं। लेकिन पुरुषों ने हमेशा अलग अलग अपने हिसाब से काम किए। वो अपने पिता से कह सकता है मुझे ये करना है, पिता कहेंगे ठीक है बेटा ये काम करो, पैसे हम लगा देते हैं क्योंकि तुम्हें पसंद है। महिलाएं अगर आपके घर में 4 बहुएं हैं और वो एक कहे मुझे ये करना है, एक कहे मुझे ये करना है, आप कहोगे भैया किसी को कुछ नहीं करना है, एक टाइम का खाना सब मिलके बनाओगे। सही, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा हमारा आज का महिलाओं के विषय पे। और भविष्य में मैं चाहूँगा कि पुनः आप एक बार समय निकालें और नए टॉपिक्स पे हम फिर बात करेंगे। तो जैसा मैं अक्सर अपने पॉडकास्ट में कहता हूँ कि हमारे आसपास बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और हम प्रयास करते हैं उसे आप तक लाने का, ताकि संवाद जारी रह सके। तो नमस्ते भारत।